हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम वास्तविक संख्या है। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर रहेगा ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वहीं पे मैंने आपको सभी पार्ट के बारे में बता दिया था कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। तो आप उसी क्रम में पढ़ेंगे तभी जाके आपका अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट, इन सभी बातों को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को। आज चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या को हम कैसे पहचानते हैं। अगर आप पहचानना ही नहीं जानेंगे तो फिर ये आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक संख्या में संख्या क्या होता है। आइए बोर्ड पे देखते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो हम अभी वास्तविक की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम संख्या की बात करेंगे कि संख्या क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पे नोट किया है संख्या यानी कि नंबर्स किसे कहते हैं। बताइए संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए, हमने यहाँ आंसर लिखा है, जिन शब्दों से किसी वस्तु की गिनती या मात्रा का बोध हो उसे संख्या कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु की गिनती का बोध हो या फिर मात्रा का बोध हो। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 2 मार्कर है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने गिनती किया है। तो जिससे गिनती का बोध हो या फिर मात्रा का बोध हो। मात्रा क्या होता है, जैसे आप दुकान में जाते हैं तो दुकान वाले को बोलते हैं भैया मुझे 4 केजी चावल दे दीजिए, 2 केजी चावल दे दीजिए। ये सभी क्या हो गए, ये मात्रा हो गए, क्वांटिटी हो गए। तो इनका बोध होगा तो यही संख्या हो जाएगा। जिससे किसी गिनती का बोध हो या फिर किसी मात्रा का बोध हो उसे आप संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, ये सभी संख्याएं हैं, यहाँ पर नोट किया गया है, इन सभी को हम संख्या बोलते हैं। देख लीजिए, -2, -4, 0, 2, 1/2, 3/2, 9/6, ये सभी जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सभी संख्याएं हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जो भी चीज आप सोचते हैं अपने मन में वो सभी संख्याएं हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। देखिए, यहाँ पे हमने नोट किया है संख्याओं के भेद 2 होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं जिसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। देखिए, ये जो वास्तविक संख्या है ये आपके चैप्टर का नाम है, इसीलिए आपको इसी को पढ़ना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये जो यहाँ पे नोट किया गया है काल्पनिक संख्या, इसको आपको हायर क्लास में जाके पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। जब आप उच्च स्तर पे जाएंगे, उच्च क्लास में जाएंगे तो वहां पे आप काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 10th में आपको सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। बच्चों देखिए, हम इसको छोड़ देते हैं काल्पनिक संख्या को, क्योंकि इसको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वास्तविक संख्या को पढ़ना है। तो आइए वास्तविक संख्या के बारे में हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ नोट किया है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। हमने आंसर यहाँ पे लिखा है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देख लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब इन दोनों को आप रखते हैं एक साथ में, संग्रह यानी क्या होता है, साथ में रखना। जब आप किसी चीज को मिला देते हैं तो वही संग्रह हो जाता है। तो जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ रख लेते हैं तो यही हो जाता है वास्तविक संख्या, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपके चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, तब जाके वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको हमने समझाया है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, परिमेय संख्या, उसके बाद क्या था, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिमेय संख्या नोट करते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने नोट किया है वैसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और जहां हर का मान 0 ना हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आपको ये बातें समझ नहीं आई होंगी, आइए हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है वैसी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में हो। तो देखिए, ये 2 है और ये 3 है, ये बटा में है ना, ये बटा में है, और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी कि जो बटे के रूप में होगा वही परिमेय संख्या होगा, जो जो बटा में आ जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन शर्त एक और है, जहां
हर का मान 0 ना हो। हर कौन होता है? ये ऊपर वाला अंश होता है और ये नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे आपने लिख दिया 1 और बटे में लिख दिया 0, ये गलत है, क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसलिए आपको यहाँ पे 0 नीचे नहीं रखना है, कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। देखिए हमने आपको एक संख्या दे दिया, यहाँ पे नोट कर दिया p/q। तो बताइए, हमने आपको कहा है वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये जो q है ना, नीचे वाला q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि नीचे कभी भी आप 0 नहीं रख सकते हैं। q का मान 0 नहीं होगा, इसका मतलब होता है नहीं, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि q का मान 0 कभी भी नहीं होगा। अगर आप q का मान 0 रख देते हैं तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ना तो परिमेय होगा और ना ही अपरिमेय होगा। इसलिए q का मान कभी भी आपको 0 नहीं रखना है। चलिए अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, बताइए ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? तो परिमेय संख्याएं कौन होती है? जो बटे में हो जाएंगी वो सभी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बटा में है तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे ये बटा में है तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ भी बटा में है तो परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये तो ठीक है। लेकिन ये बताइए, ये तो बटा में नहीं है, ये भी बटा में नहीं है, ये सभी भी बटे में नहीं है, तो क्या ये सभी परिमेय संख्याएं नहीं है? बिल्कुल परिमेय संख्याएं हैं। आप कैसे जानेंगे? देखिए हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है। जब आपको हम आगे समझा देंगे तो ये सभी आपको खुद ब खुद आ जाएगा, समझने का जरूरत पड़ेगा आगे। जब आप उन सभी संख्याओं को समझ जाएंगे तो ये सभी आपके चुटकियों में हो जाएंगी, और जो आपका 1.1 या 1.2 या फिर 1.3 कुछ भी हो, आप उसको यूं डालेंगे। लेकिन आपको समझ आना जरूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। देखिए हमारे कहने का मतलब है जो बटा में होगा वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो बटा में नहीं होगा वो परिमेय संख्या होगा या नहीं, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1 दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो मेरा एक बात याद रखिएगा, हम सिंपल बात आपको बताते हैं। किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 रहता है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है। तो चलिए हम इसको उड़ा देते हैं। 1 अंक के बाद दशमलव है तो उड़ेगा तो 1 0। अब देखिए ये बटा में आ गया तो ये परिमेय हो गया। उसी तरह 1 अंक के बाद दशमलव है तो उड़ेगा तो 1 0। अब ये बटा में आ गया तो ये परिमेय हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो बटा में आ जाएगा वही परिमेय है। आगे यहाँ पे देखिए, इन सभी के नीचे तो कुछ नहीं उड़ाने वाला, तो हमने आपको बोला है जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो देखिए हम आपसे पूछेंगे क्या 0 के नीचे 1 दे सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके नीचे भी दे सकते हैं, इसके नीचे भी दे सकते हैं, इसके नीचे भी दे सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आप 1 दे सकते हैं। तो ये देखिए ये सभी बटे में आ गए, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हो जाती है। आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे यस सर, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। देखिए ऊपर 0 होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे बताया है नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं आपके परिमेय संख्याएं। हालांकि स्टूडेंट मैं आपको आगे बताऊंगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छी तरीके से, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझिए। जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1 तो उसमें आपको हम बताएंगे कि आपको आगे क्या क्या करना है। 1.3 या फिर 1.4 में जाएंगे आप तो वहां पे आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम नोट करते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है। क्या परिमेय संख्या अकेला ही रहती है या परिमेय संख्या के अंदर और भी संख्याएं आती है? तो परिमेय संख्याओं के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती है, जिसको आप समझ जाएंगे तो ये सभी आपको रटने नहीं पड़ेंगे। तो आइए हम उन सभी संख्याओं को नोट करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं को देखेंगे जो कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हमने नोट की है वो सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आंसर में नोट किया है गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती में जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से स्टार्ट होता है? गिनती 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ऐसे करते 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 आप कहीं भी जा सकते हैं, जितना मन करे आप उतना लिख सकते हैं। ये सो ऑन है, अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो 1 से जो शुरू होता है वो होता है प्राकृत संख्या। तो देखिए यहां से हमने 1 से शुरू किया है और ऐसे लिखते 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 अनंत तक आप जा सकते हैं, जहां तक मन करे आप लिख सकते हैं।
लाखों करोड़ों लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यह है आपका प्राकृत संख्या। अब आइए हम पूर्ण संख्याओं को समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या को आप इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृत संख्याओं में, ये जब प्राकृत संख्याओं में, ये क्या है? प्राकृत संख्या, यहां पे हमने नोट किया है। तो जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित किया जाता है, यह है प्राकृत संख्या। इसके पहले जब आप जीरो लगा देंगे, जीरो को जब आप सम्मिलित कर लेंगे, तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, जो आपने पढ़ा है प्राकृत संख्या 1 2 3 4, उन सभी के पहले जब आप जीरो लगा लेते हैं तो वो बन जाता है आपका पूर्ण संख्या। देखिए कैसे, हमने अभी आपको ऊपर बताया है प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो ये सभी क्या है? ये प्राकृत संख्याएं हैं। और जब प्राकृत संख्याओं के पहले जीरो जुड़ जाता है तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। तो इसी को आप बोलेंगे पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या के पहले जीरो जुट जाता है तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक को आप इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्णांक संख्या कहते किसे है। देखिए, हमने यहां पे नोट किया है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब पूर्ण संख्या को, यहां से देखिए हमने अभी आपको बताया था 1 से लेकर और अनंत तक कौन सा संख्या था? तो प्राकृत संख्या। लेकिन जब हमने इसके पहले जीरो डाल दिया यहां पे, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? तो सर ये हो गया पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, इसमें कहा जा रहा है जब पूर्ण संख्याओं को, यानी कि ये पूर्ण संख्या है, यहां से लेकर यहां तक पूर्ण संख्या है, तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी कहने का मतलब है जब पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस में लिखा जाता है तो इसी को आप पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए, इधर हमने माइनस में नोट कर दिया है और इधर प्लस में, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, प्लस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो गया? प्लस हो गया। देखिए ये क्या है? ये जीरो है। जीरो कौन सी संख्याएं होती है? देखिए, ये पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखिए, पूर्णांक संख्याएं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर और एक जीरो इंटीजर। देखिए, ये माइनस में है तो माइनस को आप निगेटिव बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक। ये कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक। चूंकि ये माइनस में है तो माइनस को आप क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो हिंदी में इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और ये प्लस में है, जहां पे कुछ नहीं रहता है उसके पहले प्लस छुपा रहता है, तो ये प्लस में है तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव यानी क्या होता है? प्लस। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे आप पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसको ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन ये जीरो क्या है? ये जीरो कौन सा पूर्णांक है? तो इसको आप अलग से लेते हैं, इन दोनों से हटके है ये वाला जीरो। जीरो दोनों से हटके है, इसको आप बोलते हैं जीरो इंटीजर, यानी कि शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर इसको आप बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य। जीरो क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। और इंटीजर यानी क्या होता है? पूर्णांक, यानी कि ये शून्य पूर्णांक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप समझ गए होंगे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक ये जीरो बच गया, इसको आप बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आपसे कोई पूछेगा पूर्णांक क्या होता है तो आप ये बता दीजिएगा ये सभी पूर्णांक है। देखिए, ये भी पूर्णांक के अंदर आ गया, ये भी पूर्णांक के अंदर आ गया और सभी पूर्णांक के अंदर आ गए। इसके पहले हमने माइनस लगा दिया और इसके पहले हमने प्लस लगा दिया, जो कि हिडन है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके पहले प्लस है। तो यही बात तो कहा जा रहा था, जब पूर्ण संख्याओं को, ये पूर्ण संख्या था यहां से लेकर यहां तक, तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो हमने इसमें धनात्मक यानी प्लस जोड़ दिया और ऋणात्मक यानी कि माइनस जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या इसे हम कहते हैं। देखिए, हमने इसके पहले माइनस जोड़ दिया है और इसमें कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है,
ना तो ये प्लस है ना तो ये माइनस है। जीरो क्या होता है? जीरो बिल्कुल उदास होता है। इसके पहले ना तो माइनस लगा सकते हैं और ना तो प्लस लगा सकते हैं, ये दोनों में नहीं आता है। ये अपना स्वतंत्र है, ये अकेला खुश रहता है, ये किसी के साथ आना पसंद नहीं करता है। तो जीरो क्या है? जीरो उदासीन है, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है। इसीलिए हमने जीरो को अकेला लिखा है। इसको हमने लिखा है शून्य पूर्णांक। ठीक है, इसके पहले ना तो प्लस दे सकते हैं और ना ही माइनस दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट और भी संख्याओं को देखते हैं। हमने 3 संख्या यहाँ पे देखी है, अब और भी आगे संख्याओं को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम संख्या किसे कहते हैं। स्टूडेंट आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या बेहद इजी होता है। जो संख्या 2 से कट जाता है वही संख्या सम संख्या होता है, और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगा। हमने इसी बात को यहाँ पे नोट किया है। वो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उन्हें हम सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या 2 से कट जाएगा वो सम होगा और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगा। कैसे? आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए सम संख्या का एक गुण होता है, उसके लास्ट में हमेशा 2, 4, 6, 8 और 10 होगा, यानी कि 2 के टेबल में होगा। 10 यानी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो सम संख्या में क्या होगा? लास्ट में होगा 2, 4, 6, 8 और 0। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइए 20 सम संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर 20 सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसके लास्ट में 0 है, सिर्फ आपको लास्ट में देखना है। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे बताइए 84 सम संख्या है कि नहीं, तो आपको लास्ट में देखना है। तो बताइए लास्ट में क्या है? 4। तो जो 2 के टेबल में अगर लास्ट में मिल गया तो वो सम संख्या है, अगर ये 2 के टेबल में नहीं है तो फिर विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे देते हैं ये वाला अंक, अब आप बताइए ये सम संख्या है कि नहीं। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये आप जान जाएंगे, आपको सिर्फ लास्ट में देखना है। ये वाला देखिए 2 के टेबल में है तो ये सम संख्या है। उसी प्रकार मान लीजिए हम आपसे पूछते, बताइए बहुत बड़ा अंक हम लिख देते हैं और आपसे पूछते कि बताइए ये सम संख्या है कि नहीं, तो आप क्या करते? आप बोलते सर ये बेहद ही इजी है, हमें सिर्फ लास्ट में देखना है। देखिए लास्ट में 2 के टेबल में है, इसका मतलब ये सम संख्या है। लास्ट में 2 के टेबल में होगा तो सम संख्या, अगर लास्ट में 2 के टेबल में नहीं होगा तो विषम संख्या होगा। जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं बताइए 33 कौन सा संख्या है, तो बताइए लास्ट वाला देखिए 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो आप कहेंगे सर ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। उसी प्रकार और भी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे 65 पूछेंगे, तो बताइए ये लास्ट वाला अंक 2 से कट रहा है, 2 के टेबल में 5 आता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं आता है। इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या। अब आप बताइए ये कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है, तो आप बोलेंगे सर लास्ट वाले को देखिए ये 2 से नहीं कट रहा है इसलिए ये विषम संख्या हो गया। और बताइए हमने यहाँ पे नोट कर दिया ये वाला अंक। अब आप बताइए ये कौन सा संख्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए लास्ट में, देखिए लास्ट में ये 2 के टेबल में नहीं है इसलिए ये विषम संख्या होगा। यानी कि लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा, यानी कि लास्ट में अगर 2 का टेबल होगा तो सम संख्या, लास्ट में अगर 2 का टेबल नहीं होगा तो विषम संख्या हो जाएगा। तो आप सम संख्या और विषम संख्या ये भी समझ गए हैं। अब आइए हम अभाज्य संख्या देखते हैं। ये बेहद ही ज्यादा जरूरी है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि जरूरी तो ये भी है क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए इसी में हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावे, यानी कि वैसा संख्या जो स्वयं, स्वयं माने होता है खुद, यानी जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। यानी कि वैसा संख्या जो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, उसको आप बोलेंगे अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अ मीन्स होता है न, और भाज्य माने भाज्य, यानी कि जो भाज्य नहीं है वो क्या है? वो अभाज्य है। ठीक है, यानी कि जो 2 अंक से ही कटे। देखिए यहाँ पे एक अ और एक भाज्य, ये 2 अंक से कट रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या कितना से कटता है? 2 अंक से। तो मैंने ट्रिक बनाया कि अ अलग है और भाज्य अलग है, तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, यानी कि जो 2 अंक से कटेगा वो अभाज्य संख्या होगा। आइए समझते हैं कि कैसे। देखिए हमने यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्याओं को नोट किया है। सबसे पहले देखिए हम आपको समझाना चाहते हैं इधर। मान लीजिए हम शुरू करते हैं कहां से? 1 से शुरू कर लेते हैं। 1, 2, 3,
4 ऐसे करके हम लिख लेते हैं कुछ संख्याएं, और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बताइए ये कौन सा संख्या है। देखिए आप चुटकियों में समझ जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखते रहना है वीडियो को अच्छी तरह से। अगर आप समझते रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चों ये कौन सा संख्या है, तो आप कहेंगे सर आपने सबसे पहले पढ़ाया था प्राकृत संख्या, यानी कि जो संख्या 1 से शुरू होता है वो प्राकृत संख्या है। तो ये कौन सा है, प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि ये सभी प्राकृत संख्या हैं। अब इसी में आपको बताना है कि कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है। धीरज रखिए, हम आपको सब समझा देंगे। आइए सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। देखिए अब हम कह रहे हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, उसको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख रहा है वैसी संख्याएं जो स्वयं यानी कि खुद, जो खुद और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी ये किसी और संख्या से भी कटेगा लेकिन ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा। अब आइए हम समझाते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या है। देखिए बच्चों, हमने कहा कि वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे किसी और संख्या से ना कटे वो अभाज्य है, लेकिन जो किसी और संख्या से कटे वो भाज्य है। कैसे, देखिए एक को छोड़ दीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आप ध्यान लगाइए, आप पूछिएगा सर कैसे एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, कैसे? तो आइए हम आपको समझाते हैं। इसको मिटा लेते हैं, इसको हमने आपको समझा दिया है। आइए यहां से हम इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है कि एक किस किस टेबल में आता है। तो एक कौन से टेबल में आता है, तो सर एक केवल एक के ही पहाड़े में आता है, ये किसी और पहाड़े में नहीं आता है। लेकिन दो को देखिए, दो किस में आता है, तो आप कहेंगे सर दो, एक तो एक के पहाड़े में आता है और एक खुद दो के पहाड़े में आता है। उसी तरह तीन किस में आएगा, सर देखिए तीन एक के पहाड़े में आता है और फिर तीन के पहाड़े में आता है। उसी प्रकार चार बताइए, तो चार सर एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है और चार के पहाड़े में आता है। उसी प्रकार पांच को बताइए, तो सर एक के पहाड़े में आएगा और पांच के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी और पहाड़े में ये नहीं आएगा। तो देखिए हमने आपको कहा था कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी और से ना कटे। तो देखिए ये वाला संख्या एक तो खुद से कट रहा है, ये दो है ना, ये एक दो से कट रहा है यानी कि खुद से कट रहा है, और एक से कट रहा है यानी कि स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। तो देखिए स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, यानी कि जो दो संख्या से कटेगा वो अभाज्य संख्या होगा, जो केवल दो से कटेगा। तो देखिए हमने दो नोट किया है। फिर तीन किससे कटेगा, तो सर एक स्वयं से कटेगा, स्वयं यानी खुद से कटेगा, और एक से कटेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जो केवल दो संख्या से कटे, दो संख्या से कटे वो कौन सा है, तो सर वो अभाज्य है। एक और एक दो, जो केवल दो संख्या से कटे वो अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार पांच देखिए, एक और एक दो संख्या से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। और बताइए सात कौन सा संख्या है, सात पहले छह ले लीजिए, छह किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा। अगर आप छह को लेंगे तो किस किस टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सर छह एक के टेबल में आता है, दो के टेबल में आता है, तीन के टेबल में आता है और स्वयं एक छह के टेबल में आता है। उसी प्रकार हम सात की बात कर लेते हैं, तो सात किस में आएगा, तो सर सात आएगा एक के टेबल में और स्वयं सात के टेबल में। लेकिन अगर नौ की बात करें तो नौ किस में आएगा, तो देखिए सर एक के टेबल में नौ आता है, तीन के टेबल में नौ आता है और नौ के टेबल में नौ आता है। उसी प्रकार ये सभी संख्याएं भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इतना में ही आप सभी बातें समझ जाएंगे। जो दो अंक से कट रहा है, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, यहां भी देखिए दो अंक से कट रहा है, तो जो दो अंक से कटेगा वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए दो किससे कटेगा, सर एक और दो से, दो अंक से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या। तीन किससे कटेगा, एक और तीन से, सिर्फ दो अंक से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या। पांच बताइए, ये भी दो अंक से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या। सात बताइए, ये भी दो अंक से कट रहा है तो ये भी अभाज्य संख्या। 11 भी उसी तरह होगा, 11 किससे कटेगा, एक से कटेगा और 11 से कटेगा तो वो भी अभाज्य संख्या। 13 उसी प्रकार होगा, 13 किससे कटेगा, एक तो एक से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा, यानी कि खुद 13 से कटेगा। तो हमने क्या कहा, जो एक से कटे और खुद से कटे वो होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या समझाते हैं आपको। जो संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से कटे, यानी एक से तो कटेगा ही, एक से तो कटेगा ही और खुद से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा। तो देखिए ये वाला जो संख्या है चार, ये चार से भी कट रहा है यानी खुद से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावे एक और संख्या से कट रहा है, इसके अलावे भी किसी संख्या से कटेगा, वो होगा भाज्य संख्या। तो बताइए भाज्य संख्या कौन हो गया, ये हो गया सर चार। चार कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। तो हमने यहाँ पे चार को नोट किया है। फिर आगे देखिए, जो दो अंक से ज्यादा अंक से कटे, जो दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से कटेगा वही होगा भाज्य संख्या। तो बताइए ये देखिए,
ये किससे किससे कटेगा सर 6, किससे कटेगा, एक तो स्वयं से कटेगा 6 से कटेगा और एक 1 से कटेगा। जो स्वयं और 1 के अलावे किसी और संख्या से कटे, देखिए किसी और संख्या से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये हो जाते हैं भाज्य संख्याएं। उसी प्रकार 8 को ले लीजिए, 8 भी किससे कटेगा सर 8 कटेगा, एक तो 1 के टेबल में 8 कटता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। देखिए एक तो स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, उसके अलावे भी किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो इसको आप बोल देंगे भाज्य संख्या। ये सभी संख्याएं उसी प्रकार की है। लेकिन स्टूडेंट आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, इन दोनों का गुणनफल बताइए। तो बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हो गया, तो सर यहाँ देखिए 2 हो गया। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हो गया सर 4 हो गया। क्यों सर, देखिए 1 क्यों नहीं हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 देखिए केवल एक संख्या से कट रहा है। लेकिन हमने आपको बताया जो खुद से भी कटे और 1 से भी कटे, यानी कि यहाँ पे 2 अंक से कटना चाहिए और यहाँ पे 3 अंक से कटना चाहिए। तो 2 अंक वाले ठीक है, ये भी 2 अंक वाले ठीक है, 3 अंक वाले ठीक है, बाकी सभी ठीक है, लेकिन ये केवल 1 से कट रहा है। तो ये तो ना तो होगा अभाज्य संख्या और ना ही होगा भाज्य संख्या, ये दोनों में नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, यहां से आप समझ गए, 2 से आगे ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य और अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसी में कोई कोई संख्या सम होगा, कोई विषम होगा। जो 2 से कटेगा वो सम है और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन है, 2 है। भाज्य संख्या सबसे छोटा कौन है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और एक तरफ 4 है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपके एग्जाम में कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। तो गुणनफल यानी क्या होता है, गुणा। तो दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे 8 आएगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं कि ये एक कौन सा चीज है, ये कौन सा बला है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को देख लिया है। अब हम देखेंगे सअभाज्य संख्याओं को। तो देखिए यहाँ पे हमने नोट किया कि सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। स्टूडेंट सअभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में हम कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कोप्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया है वैसी 2 संख्याएं जिनका मौसा केवल 1 हो, यानी कि वैसा 2 संख्या होना चाहिए जिसका मौसा केवल 1 होगा। मौसा मीन्स क्या होता है, महत्तम, या फिर अंग्रेजी में बोल सकते हैं HCF। तो कोई भी 2 संख्या होना चाहिए जिसका मौसा 1 आना चाहिए, तभी जाके वो सअभाज्य संख्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए 2 संख्या हमने यहाँ भी लिया है, 2 संख्या यहाँ भी, 2 संख्या यहाँ भी और 2 संख्या यहाँ भी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन कौन सा सअभाज्य संख्या है और कौन कौन सा सअभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा वैसी 2 संख्या है, तो हमने 2 संख्या लिया है जिसका मौसा केवल 1 होना चाहिए। देखिए आप इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो इन दोनों को आप जब कटाने चलेंगे, देखिए जैसे 5 और 6 का आप मौसा निकालिए, तो 5 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। 6 कितने बार में कटेगा, इतने बार में। तो जब आप 5 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 1 ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3। देखिए इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जहां कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे मौसा आप 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा उसका मौसा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आप एक और ट्रिक लगा सकते हैं कि जो 5 के टेबल में नहीं आ रहा है ना, देखिए 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। क्या 6 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, इसलिए इसका मौसा 1 आएगा। उसी प्रकार देखिए 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है। अगर एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे तो मौसा 1 हो जाएंगे। तो इसका मौसा कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा। उसी प्रकार यहां पे देखिए 4 के टेबल में 7 नहीं आता है और 7 के टेबल में 4 नहीं आता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका मौसा 1 है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे हम कह सकते हैं कि 6 के टेबल में 18 तो आता है, तो अगर 18 आ गया तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी 6 के टेबल में आ जाएगा और ये भी 6 के टेबल में आ जाएगा, तो इसका मौसा हो जाएगा 6। लेकिन हमने कहा था वैसी संख्याएं जिनका मौसा केवल 1 हो, इसका मौसा तो 6 हो गया, इसलिए ये सअभाज्य संख्या नहीं है। ये सभी सअभाज्य संख्याएं हैं। अब आइए सअभाज्य संख्या को तो हमने देख लिया, हमें सबसे पहले देखना था परिमेय संख्या, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किससे बना था, तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बना था। तो विद्यार्थियों मैंने देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है, इसको हमने देखा। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए
अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? हम इसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होगा? वैसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में न लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसा संख्या जिसको हम बटा में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि वैसा संख्या जिसको आप बटे में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, और जिसको आप बटे में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, उसका उल्टा। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आएंगे, जैसे जो भी रूट वाली संख्याएं आएंगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। उसी प्रकार पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसके साथ भी पाई होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए ये कौन सा संख्या है? 2 पाई बाई 2, एक ये रहेगा और एक यहाँ पे है 2 पाई बाई पाई। बताइए ये कौन सा संख्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। हालांकि इसके बारे में स्टूडेंट हम आपको आगे बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान क्या होता है। फिलहाल आप समझिए, देखिए ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? यहाँ पे पाई बच गया। तो पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट गया तो क्या बच गया? 2 बच गया। लेकिन 2 कौन सा संख्या है? 2 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, जिसको हम बटा में बना सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं हो जाती है। तो स्टूडेंट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। अब आइए आपका हम कुछ टेस्ट लेते हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, उसी में से कुछ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा टेस्ट योरसेल्फ, यानी कि अपना टेस्ट लगाइए, अपना जांच कीजिए कि आप कितना सीख गए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं 6q कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं, तो ये प्लस में है, तो सर ये धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन और भी आपको बातें बतानी है कि ये धनात्मक पूर्णांक तो है, लेकिन ये सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे सर देखिए ये 6 के टेबल में है तो सम है, तो आप इसको कह सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा ये। उसी प्रकार इसको बताइए ये कौन सा पूर्णांक है? तो आप कहेंगे सर ये धनात्मक तो है, प्लस में तो है, तो हम लिख देंगे धनात्मक। लेकिन क्या ये सम पूर्णांक है? तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले को देखना है। तो लास्ट में 1 है, 1 कौन सा संख्या था? तो विषम संख्या था, तो आप कह सकते हैं ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, सम पूर्णांक नहीं है। ये आपको आगे काम आएंगी जब आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको बताइए ये कौन सा पूर्णांक हो जाएगा? तो आपको सिर्फ लास्ट में देखना है। तो देखिए 2 के टेबल में है ना, तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं धनात्मक सम और पूर्णांक। उसी प्रकार इसको बताइए, ये देखिए ये 2 के टेबल में नहीं है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। इसको बताइए स्टूडेंट, ये 1 है, 1 ये 2 के टेबल में है नहीं है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगी। और ये 2 के टेबल में है तो ये धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएंगी। अब स्टूडेंट हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतर, ये दोनों क्या होते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर की तरफ प्रस्थान करेंगे। आइए बच्चों अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतर। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, जिसको आप इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। बच्चों आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम आपको एग्जांपल देके समझाएंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे है, यदि आप धनात्मक पूर्णांक a, धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? a, धनात्मक यानी कि प्लस वाला, तो a क्या हो जाएगा? प्लस। a को b से भाग देते हैं, यानी a को किससे भाग देना है? b से भाग देना है। मान लीजिए यहाँ पे ये a है, इसको आप किससे भाग दे रहे हैं? तो सर आप b से भाग दे रहे हैं। तो आपको 2 और अद्वितीय संख्याएं, अगर आप इसको भाग देंगे तो आपको 2 और संख्याएं प्राप्त होंगी। अद्वितीय यानी जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो 2 और आपको संख्या प्राप्त होगा जिसके जैसा कोई दूसरा संख्या हो ही नहीं सकता है। वो कौन सा संख्या होगा? तो सर एक होगा भागफल जिसको हम q बोलते हैं, और एक होगा शेषफल जिसको हम r बोलते हैं। ये दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगे, जहां a बराबर b गुणा q प्लस r है, और ये भी लिखा हुआ है, इसको भी हम अभी समझाते हैं आपको। देखिए जब आप a को b से भाग देंगे तो आपको 2 संख्याएं प्राप्त होंगी, एक q और एक r। देखिए भागफल कौन सा होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये भाज्य, ये भाजक और ये भागफल। तो भागफल कितना है? q। इधर साइड वाला क्या हो गया? q, और नीचे जो भी आएगा शेष उसको हम क्या बोलेंगे? r।
तो यहां से आपका एक फॉर्मूला तैयार होगा। इसको समझने से पहले आइए आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं और समझाते हैं। मान लीजिए बच्चों, हम आपको दे देते हैं 8 और मान लीजिए एक संख्या दे देते हैं 12। तो बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर जब हम इसको हल करेंगे तो हम नोट करेंगे सबसे पहले बड़े वाले संख्या को। तो बड़ा कौन है? 12 है। छोटा कौन है? तो 8 है। देखिए बड़ा संख्या जो भी होगा वो हमेशा छोटा को तीर मारेगा। यानी तीर मारने का मतलब क्या है? जो बड़ा होता है वो छोटे को हमेशा तीर मारता है। तो आइए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए बड़ा वाला छोटे को तीर मार रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये कंडीशन समझाया है, सेम टू सेम इसी तरह ये भी है। बताइए अगर आपको हम कहें कि इसका महत्तम निकालिए तो आप कैसे महत्तम निकालेंगे? तो बच्चों आप महत्तम निकालने के लिए छोटे वाली संख्या को इधर रखते हैं और बड़े वाले संख्या को आप बीच में रखते हैं। यही काम आप करते हैं, ये महत्तम निकालने का तरीका है। तो बताइए इसको आप भाग देंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो बताइए हमने यहाँ पे कहा है ये जो बीच वाला संख्या होगा ये ए होगा। ये बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा? ए। और ये साइड वाला जो संख्या है ना, ये साइड वाला संख्या इसको आप बी बोलेंगे। और उधर वाला जो संख्या है उधर वाला उसको आप क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्यू हो गया। ये क्या हो गया सर? ये ए हो गया। इधर देखिए ये बी है तो ये बी हो गया। और नीचे जो भी बचता है वो आर होता है। आर मीन्स ये शेष होता है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहां से देखिए आप एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। यहां से आप एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कैसे सर? तो देखिए आप बचपन में इसको बोलते थे भाज्य। बचपन में आपने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये आपने बचपन में पढ़ा था। आइए इसी में हम कुछ अपना नया नया दिमाग लगाएंगे और कुछ बनाने का कोशिश करेंगे, जैसा कि यूक्लिड ने दिमाग लगाया था। यूक्लिड ने इसी में दिमाग लगाकर एक नया प्रमेय तैयार किया था। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। देखिए बच्चों यहाँ पे भाज्य है, तो भाज्य कौन सा होता है? ये बीच वाला होता है भाज्य। तो यूक्लिड ने ये भाज्य की जगह पे ए रख दिया, भाज्य को ए बना दिया। और ये भाजक है, ये भाज्य है और ये भाजक है, तो भाजक की जगह बी रख दिया। और यह गुणा है तो गुणा। भागफल को क्या बोलते हैं सर? भागफल को देखिए भागफल को क्यू बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्यू नोट कर लिया। प्लस है तो प्लस। और शेषफल को क्या बोलते हैं? शेषफल को आर बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे आर नोट कर लिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए इसको आप चाहें तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं। ए बराबर बी में गुणा करेंगे क्यू से, हो जाएगा बी क्यू और प्लस आर। ऐसे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए हमने ऊपर यहाँ पे नोट किया है इसी बात को, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपको दो संख्याएं दी जाएंगी। देखिए एक संख्या हमने 8 लिया था और एक संख्या हमने 12 लिया था। तो देखिए ये जो बड़ा वाला संख्या होगा, ये बड़ा वाला संख्या ये हमेशा ए का मान होगा और छोटा वाला संख्या हमेशा बी का मान होगा। तो वही कहा जा रहा था कि जब आपको यदि आप धनात्मक पूर्णांक ए को बी से भाग देते हैं तो देखिए कौन बड़ा है? बड़ा है 12। तो हम 12 को 8 से भाग दे रहे हैं तो हमें दो और संख्याएं प्राप्त हो रही है, एक इधर और एक इधर। तो ये दोनों संख्याएं अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब क्या होता है? इसके जैसा कोई और संख्या हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए 8 का टेबल आप एक बार पढ़ेंगे तभी जाके 8 आएगा। अगर आप 8 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे तो ये तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही आ सकता है, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं आ सकता है। इसीलिए ये अद्वितीय है। अद्वितीय यानी इसके जगह पे कोई और नहीं आ सकता है, यही एक सिंगल नंबर है जो इसके जगह पे आएगा। इधर भी उसी तरह होगा, यहाँ पे भी कोई दूसरा संख्या नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे नोट किया गया है 0 और R और B। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए इसमें कहा जा रहा है R को हम क्या बोलते हैं? तो सर R को हम शेषफल बोलते हैं। तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे सर? शेषफल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शेषफल यानी कि शेष। ठीक है, और ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है B से। ठीक है, तो देखिए इसको हम समझते हैं ये क्या कह रहा है। इसके कहने का मतलब है कि जो शेष आएगा ना, शेष वो हमेशा या तो 0 आएगा, इसका मतलब है बराबर, या तो वो 0 के बराबर आएगा, या फिर ये शेष जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। देखिए इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर देखिए ये वाला इसको तीर मार रहा है, तो जो तीर मारता है वो बड़ा होता है। तो तीर कौन मार रहा है? शेष मार रहा है इसको तीर, यानी कि शेष होगा बड़ा। शेष किससे बड़ा आएगा? तो सर जब भी शेष का मान आएगा तो वो 0 से बड़ा आएगा,
या फिर इसका मतलब होता है बराबर या फिर 0 के बराबर होगा। शेष कैसे आएगा? शेष या तो 0 आएगा या 0 से बराबर आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा। देखिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये शेष है, देखिए या तो यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा, कट के या तो 0 आ जाएगा, या फिर क्या कह रहा है, या फिर कह रहा है कि 0 से बड़ा आएगा। तो देखिए या तो कट के शेष 0 आ जाता, और नहीं तो ये 0 से तो बड़ा है ही, तो शेष क्या आता है? शेष या तो 0 आता है या फिर 0 से बड़ा आता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, अब इसको हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, इसको साइड कर दीजिए, इन दोनों को देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी तीर मार रहा है शेष को, यानी कि कौन बड़ा हो गया? बी बड़ा हो गया। यानी अब कह रहा है कि शेष से बड़ा रहेगा बी, यानी कि जितना भी शेष आएगा उससे बड़ा होगा बी। और इसको अगर आप उल्टा करें तो आप ये कह सकते हैं कि बी से हमेशा छोटा कौन होगा? शेष होगा। देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है? 8, और शेष इससे छोटा है, तो इससे हमेशा यहाँ पे कम ही आता है। यही कहने का मतलब है इसका कि जो भी शेष का मान आएगा या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, या तो यहाँ पे 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ये 0 से बड़ा है, या फिर ये b से हमेशा क्या होगा? b से हमेशा छोटा होगा शेष का मान। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे b बड़ा होगा किससे? शेष से, यानी कि शेष का मान क्या होगा? छोटा होगा, और b का मान क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, ये समझना बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जब आपको a में b से भाग दिया जाता है, देखिए ये a था, इसमें हमने जब b से भाग दिया तो हमें 2 और संख्या प्राप्त हुआ जिसको हम q और r बोलते हैं, जो कि अद्वितीय है, इसके जगह पे कोई दूसरा संख्या नहीं आ सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। हमने इसको समझ लिया, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था। अब आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये जो कथन दिया गया है इसको पढ़ते हैं। लिख रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, मतलब ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग करके एक अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। देखिए ये जो कथन है ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है। किसके द्वारा? तो ये यूक्लिड के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। तो इसी का प्रयोग करके हम कोई और भी कथन को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको बताते हैं कि HCF, इसी का प्रयोग करके हम HCF निकालेंगे। किसका? इसी सूत्र का प्रयोग करके आप HCF निकालेंगे। यानी कि ये सिद्ध किया हुआ सूत्र का प्रयोग करके जब हम कोई दूसरा चीज निकालते हैं तो उसी को आप बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बच्चों आइए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करिए। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप। जैसे मान लीजिए कोई काम आप करते हैं तो पहले एक स्टेप चलते हैं, फिर दूसरा स्टेप चलते हैं, फिर तीसरा स्टेप चलते हैं, ऐसे करके आप चलते होंगे। तो जो भी आप स्टेप चलते हैं उसको आप बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। ये क्या हो जाएगा? श्रृंखला हो जाएगा। श्रृंखला यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना, है ना, जिसका प्रयोग HCF निकालने के लिए किया जाता है। HCF यानी क्या होता है? मौसा, जिसका प्रयोग मौसा निकालने के लिए यानी कि महत्तम निकालने के लिए किया जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि महत्तम निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो HCF का करते हैं। जब भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहे और उसका मौसा पूछे यानी कि महत्तम पूछे, आपको प्रश्नावली 1.1 में आएगा भी, वहां पे 3 क्वेश्चन है, उन तीनों को इसी विधि से सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे बनेगा। आइए एक और हम क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने कहा था एक संख्या हमने ले लिया 8 और एक ले लिया हमने 12, तो छोटा से हमें बड़ा में भाग देना था। इसका मान इसको A बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। चलिए भाग देते हैं। तो देखिए 8 एकम 8 आ जाएगा और यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। फिर इसको आप ऐसे करेंगे यानी कि घेर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो बचता है 8 उसको आप यहाँ पे ले आएंगे। तो बताइए 4 दूना 8। तो देखिए ये कितने स्टेप में कटा? सर पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। तो इसी स्टेप को आप बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। जब आपको HCF दिया रहेगा तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो वो आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपको HCF कहेगा तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ओके चलिए, तो आइए एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा है, इसको हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, ये तो आपका पहले से भाग निकालने का विधि था। जब आप बचपन में पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो ये तो भाग निकालने का विधि था। लेकिन यूक्लिड ने इसी में दिमाग लगाया और इसी विधि को HCF निकालने का विधि बना दिया।
यहाँ पे उसने ए रखा, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, लेकिन उसने इस विधि का प्रयोग करके भाग नहीं निकाला, उन्होंने इस विधि का प्रयोग करके HCF निकाला। देखिए दिमाग कितना तेज था उनका। तो HCF कैसे निकाला आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे मान पुट किया, जो भी इसका मान था पुट किया। आइए हम मान को पुट करते हैं। देखिए ए का मान, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 12, तो आप रख देंगे ए का मान 12 बराबर बी का मान कहाँ है, तो बी का मान है 8, तो बी का मान 8 रख देंगे गुणा क्यू का मान बताइए। सर देखिए ये ए है ये बी है, तो साइड वाले क्या हो जाएगा क्यू, और नीचे जो भी बचता है इसके नीचे जो बचेगा वो आर हो जाएगा। तो देखिए क्यू का मान कितना है, तो सर क्यू का मान 1 है ना, और प्लस आर का मान बताइए कहाँ है, इसमें देखना है, इसमें सिर्फ इतना में देखना है बस, इधर नहीं देखना है, ये दूसरा स्टेप है, इसमें बिल्कुल आपको नहीं देखना है। तो देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, तो ये नीचे जो बच गया ना यहाँ पे जो बच गया ये है आर। क्या है ये रिमाइंडर है, जो शेष बच गया था वो 4 था, तो हम यहाँ पे शेष को नोट करेंगे 4। ठीक है, हमने आपको कहा कि जब तक इसका मान 0 नहीं आएगा तब तक आप बनाते चलिए, जब ये कट के 0 आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे कट गया ना, शेष जब 0 आ जाएगा तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, अगर शेष 0 नहीं आएगा तो आप बनाते चलेंगे, आगे आपका प्रोसेस चलते रहेगा। तो देखिए अब कैसे होगा, आप लिखेंगे चरण 2, ये चरण 1 हो गया, अब ये चरण 2 यहाँ पे नोट कर लीजिए, चरण 1, ये चरण कौन सा, चरण 1। अब दूसरे स्टेप में आ जाइए इसमें, तो इसमें देखिए चरण 2, चरण 2 देखिए कैसे होगा। इसमें देखिए कौन सा ए है, तो बीच वाले को ए बोलते हैं, बीच वाले को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे बीच वाले को हम ए बोल देंगे। सर देखिए ए का मान कितना आ गया 8 बराबर, ये ए है, और साइड वाले को क्या बोलते हैं, इधर वाले को बी बोलते हैं, और उधर वाले को क्या बोलते हैं क्यू, और नीचे जो बच जाता है उसको हम आर बोलते हैं। तो बच्चों देखिए ए का मान कितना है, सर ए का मान है 8, तो हमने ए का मान 8 रख दिया। फिर बी का मान बताइए, तो बी का मान है 4, आप समझ रहे हैं, बी का मान कितना हो जाएगा 4, या गुणा है तो गुणा, क्यू का मान बताइए, तो क्यू का मान कितना है सर 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, और प्लस आर का मान बताइए, आर का मान, तो सर देखिए आर का मान कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, कट गया, मतलब ये 0 है, कितना है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। हमने कहा है कि जब तक आर का मान, यहाँ आर का मान 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर का मान 0 है, यहाँ पे आर का मान कितना है 0 है, तो हमने कहा इसमें आर का मान 0 नहीं है तो बनाते चलेंगे, लेकिन जैसे ही आर का मान 0 आ जाएगा आप रुक जाएंगे, और रुकने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमें किसका किसका HCF निकालना था, यह लिखना है, चूंकि आर का मान 0 है, देखिए चूंकि आर का मान 0 आ गया, इसलिए किसका HCF निकालेंगे, आप इन दोनों का HCF 8 और 12 का, इसलिए HCF 8 और 12 का कितना हो जाएगा, तो सर आप कहेंगे देखिए जो लास्ट में बचता है वही HCF है, तो लास्ट में किससे कटा है 4 से, इधर वाले HCF होते इधर वाले, तो 4 से लास्ट में कट रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो भी चरण चलेगा, जिसमें भी चरण आएगा वो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये साधारण भाषा है। ठीक है, जहां भी चरण आपको दिखाई देगा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब आप कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो वही था जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, बिल्कुल सही वही है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था, सिर्फ एक सूत्र है, लेकिन उसी सूत्र का बार बार प्रयोग करना, स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 को। तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नावली 1.1 सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।